सोललैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि एल्डर काई के कठोर फैसले में तांग वूलिन और साथियों पर भारी दंड लगा, जिसे वूलिन को ताकत और जिम्मेदारी का कड़वा सबक मिला। कर्ज और पछतावे के बीच वूलिन ने साधना और पढ़ाई पर ध्यान लगाकर आगे मजबूत बनने का संकल्प किया। इस सेमेस्टर में तुम सबको एक ही असाइनमेंट दिया जाएगा, अपने अपने मेका स्वयं बनाना। अब मैं तुम्हारे समूह घोषित करता हूँ। समूह 1 तांग वूलिन, गु युए, लुओ गुइशिंग और वू सिदुओ। तांग वूलिन ने हैरानी से वू झांगकोंग को देखा। बाकी सभी को 7 समूहों में बांटा गया है, हम 8वां समूह है। समूह 1 को चारों क्लास प्रतिनिधियों से बनाने के बाद वू झांगकोंग ने बाकी समूहों की घोषणा की। हर समूह में कम से कम 10 लोग थे और हर समूह की कुल प्रतिभा लगभग बराबर रखी गई थी। तुम्हें अपने बनाए हुए मेका का उपयोग करना भी आना चाहिए। उन्हें कैसे बनाना है ये तुम्हारे ऊपर है। अब तक मैंने मेका निर्माण की केवल बुनियादी बातें ही पढ़ाई हैं, इसलिए सामग्री आदि के बारे में सीखने के लिए तुम्हें लाइब्रेरी जाना होगा। मेका बनाने के लिए तुम्हें अपने पूरे समूह की मदद चाहिए होगी। सेमेस्टर के अंत तक हर किसी का मेका तैयार होना चाहिए। यदि किसी भी समूह में एक भी व्यक्ति का मेका पूरा नहीं हुआ तो पूरे समूह के अंक काटे जाएंगे। यदि एक सदस्य भी असफल रहा तो पूरा समूह श्रेक एकेडमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आधे अधूरे प्रयासों के बारे में सोचना भी मत। सेमेस्टर के दूसरे हिस्से में तुम्हें साधारण मेका चलाना सिखाया जाएगा। श्रेक एकेडमी का पाठ्यक्रम सर्वांगीण छात्रों को तैयार करने के लिए है, इसलिए अंतिम परीक्षा में पूरी कक्षा के बीच एक मेका प्रतियोगिता भी होगी। जो छात्र नीचे के 10 स्थानों में रहेंगे उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। वू झांगकोंग के इन शब्दों ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए और दबाव कई गुना बढ़ गया। भले ही हर छात्र व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन अकेले मेका बनाना असंभव था। दूसरे शब्दों में उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना ही होगा। सहयोग अनिवार्य था। सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में एक समूह प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें हर समूह अपने 4 सबसे मजबूत मेका पायलटों को टीम के रूप में भेजेगा। इसके नियम बाद में बताए जाएंगे। वू झांगकोंग ने रुककर सबको सोचने का समय दिया, फिर गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें आधा घंटा दिया जाता है। अपने अपने समूहों में इकट्ठा होकर योजना बनाओ। याद रखो, तुम्हारे पास उतना समय नहीं है जितना तुम्हें लगता है। श्रेक एकेडमी की शिक्षण पद्धति बाकी जगहों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ स्वतंत्र अध्ययन को बढ़ावा दिया जाता था। रोज कक्षा में बहुत कम समय लगता था। छात्र चाहे तो टालमटोल कर सकते थे, कोई उन्हें रोकता नहीं था। लेकिन अगर वे सेमेस्टर के अंत की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाता और श्रेक से निकाला जाना कोई नहीं चाहता था। इसलिए उनके पास केवल एक ही रास्ता था, खून पसीना एक करके मेहनत करना। यहाँ एक पुराना नियम था कि हर सेमेस्टर के अंत में कक्षा के नीचे के 10 छात्र निकाले जाएंगे, यानी कक्षा का 10%। ये खतरा खासकर कमजोर छात्रों के लिए बिल्कुल वास्तविक था। जैसे ही तांग वूलिन अपने समूह से चर्चा शुरू करने वाला था, उसे किसी की नज़र महसूस हुई। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि शू शियायान उसे बेहद उदास चेहरे से देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कुल शक्ति के लिहाज से शू शियायान क्लास 0 की चारों में सबसे कमज़ोर थी। वो अकेले मुकाबले में भी कमज़ोर थी और केवल टीम लड़ाइयों में मौक़ों का फ़ायदा उठा पाती थी। एक की लड़ाई में तो लगभग कोई भी उसे हरा सकता था, यहाँ तक कि रात में भी। हालांकि उसकी ज्योतिषीय विशेषता वाली आत्मा कौशल अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करते समय वो हिल नहीं सकती थी। दुश्मन को बांधने के बाद भी वो हमला जारी नहीं रख पाती थी। तांग वूलिन खड़ा हुआ और उसके पास गया। घबराई हुई हो? शू शियायान ने सिर हिलाया। ज्यादा मत सोचो, अभी बस रैंक 30 तक पहुंचने पर ध्यान दो। आत्मा साधकों के लिए रैंक 30 पर बड़ी शक्ति वृद्धि होती है। उसके बाद हम तुम्हारी ताकत के अनुसार एक मेका बना देंगे। वैसे भी हम अभी मेका ही बना रहे हैं, बैटल आर्मर बाद में आएगा। हम जरूर अंतिम परीक्षा पास कर लेंगे। शू शियायान ने सिर हिलाया। उसका उत्साह लौट आया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। तांग वूलिन वापस अपने समूह में लौटा और गु युए, लुओ गुइशिंग और वू सिदुओ की ओर देखा। हमारा समूह जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। हमारी भूमिकाएं तय हैं। मैं फौजिंग करूंगा, गु युए डिज़ाइन बनाएगी, लुओ गुइशिंग निर्माण करेगा और वू सिदुओ रख-रखाव देखेगी। मैं गारंटी देता हूं कि हर हिस्सा कम से कम फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइंड होगा। हर हिस्सा? लुओ गुइशिंग ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी सफलता दर कितनी है? तांग वूलिन ने उसकी आंखों में देखकर शरारती मुस्कान दिखाई। 100%।
आमतौर पर तांग वूलेन इस तरह डींग नहीं मारता, लेकिन स्पिरिट रिफाइनिंग में सफल होकर 5वें रैंक पर पहुंचने के बाद फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइनिंग उसके लिए बेहद आसान हो गई थी। ऊपर से उसके हेवी सिल्वर हैमर भी स्पिरिट रिफाइंड हो चुके थे। वो सिद्धुओं भी अपनी हैरानी नहीं छिपा पाई। फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइंड धातु बैटल आर्मर के लिए पर्याप्त होती है, उसे मेका बनाने में इस्तेमाल करना बेहद भव्य था। तभी गु युए बोली, तो फिर मेका क्यों बनाए, सीधे बैटल आर्मर बनाते हैं। उसकी बात सुनकर वू सिद्धुओ और लुओ बिशिंग दोनों स्तब्ध रह गए। बैटल आर्मर बनाने के लिए 1000 रिफाइंड धातु न्यूनतम आवश्यकता है। फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइंड लगभग स्पिरिट रिफाइंड के बराबर होती है, इसलिए हम वन वर्ड बैटल आर्मर बना सकते हैं। हम क्लास काउंसिल हैं, हमें दूसरों से बेहतर करना चाहिए। मेका चलाना सीखना समय की बर्बादी है। हम भविष्य में बैटल आर्मर मास्टर बनने वाले हैं। मैं चौथे रैंक की डिज़ाइनर हूँ और अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करो तो मुझे 70% यकीन है कि मैं एक सही बैटल आर्मर डिज़ाइन बना सकती हूँ। तांग वूलेन भी उतना ही चकित था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि ये योजना साहसिक और खतरनाक होते हुए भी तार्किक थी। बैटल आर्मर देखने के बाद से ही वो खुद का आर्मर पाने की लालसा रखता था। क्या हमारे पास सच में इतना समय है? लुओ गुइशिंग ने गंभीर स्वर में पूछा। डिज़ाइन मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन अगर केवल एक ही व्यक्ति निर्माण करेगा तो समय कम बढ़ जाएगा। बैटल आर्मर मेका से कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। इनमें छोटे छोटे कई हिस्से होते हैं और हर सर्किट को उपयोगकर्ता की आत्मा शक्ति के अनुकूल होना पड़ता है। लुओ गुइशिंग ने भौं से कोड़ी। मैं तीसरे रैंक का मेका निर्माता हूँ। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं बैटल आर्मर बना पाऊंगा, ये बहुत कठिन है। मुझे गु युए की योजना पसंद आई। मैं भी बैटल आर्मर आजमाना चाहती हूँ। शिक्षक वू ने ये नहीं कहा कि हमें पूरा मेका ही बनाना होगा। अधूरा बैटल आर्मर भी मेका से बेहतर होगा। हम साधारण आत्मा साधक नहीं है। 2 सेमेस्टर लगे तो कोई बात नहीं, तीसरे वर्ष में वैसे भी बैटल आर्मर सीखना शुरू हो जाएगा। इना कोर्ट में जाने के लिए ये आधार बहुत जरूरी है। लुओ गुइशिंग ने तांग वूलेन की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो क्लास प्रेसिडेंट? ये योजना एक बड़ा जुआ है। गु युए की आंखों में आग थी। वो सिद्धुओं की भौएं सिकुड़ी हुई थीं। कुछ क्षणों बाद तांग वूलेन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसने मुट्ठियां भींच ली। अगर हम सफल हुए तो इनाम शानदार होगा। ये हमारे पेशेवर क्षमता को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। मुझे लगता है हमें ये कोशिश करनी चाहिए। कमजोर ब्लू सिल्वर ग्रास को अपना मार्शल सोल जागृत करने के बाद से ही तांग वूलेन के पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे लगातार संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर कहीं उसे महानता की ओर ले जाने वाला रास्ता मिला। अब जब वो रास्ता सामने था तो उसे ना अपनाना मूर्खता होती। ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। लुओ गुइशिंग की आंखें भी बाकी लोगों की तरह दृढ़ निश्चय से चमक उठी। स्वाभाविक रूप से वो पहले वर्ष में ही बैटल आर्मर बनाने के फायदे को समझता था। ये योजना भले ही चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन ये एक सुनहरा अवसर भी थी। तांग वूलेन ने गु युए की ओर मुड़ते हुए कहा, अब जब हमने तय कर लिया है तो हमें जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हमें बैटल आर्मर बनाने के लिए एक जगह चाहिए। इसके अलावा हमें ये सब गुप्त रखना होगा। शिक्षकों तक को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, तुम सबको अपने अपने बैटल आर्मर के लिए सबसे उपयुक्त धातु चुननी होगी। हमारी वर्तमान क्षमता के साथ हम पूरा सेट नहीं बना सकते, इसलिए फिलहाल एक ही धातु चुनना बेहतर होगा। इससे निर्माण प्रक्रिया में जटिलताएं कम होंगी। गु युए, लुओ गुइशिंग और वू सिद्धुओं ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बैटल आर्मर बनाना उनकी क्षमताओं से कहीं आगे की चीज थी और ये उनके कंधों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा था। लेकिन अगर वे केवल मेका बनाते तो उन्हें कोई असली चुनौती नहीं मिलती। साधारण मेका के लिए दुर्लभ धातुओं की जरूरत नहीं होती और 100 परिष्करण ही काफी होता था। वे समझते थे कि बिना चुनौती के उनका विकास सीमित ही रहेगा। फिर भी इस योजना को अमल में लाते समय उन्हें बेहद सावधान रहना था। बैटल आर्मर को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तय कर लो कि तुम्हें कौन सी धातु चाहिए, तांग वूलेन ने आगे कहा। निर्णय लेने के बाद उसे मेरे पास ले आना। मैं उसे 1000 परिष्करण करूंगा। मुझे अपनी 1000 परिष्करण की कला पर पूरा भरोसा है। गु युए, तुम तुरंत डिजाइन बनाना शुरू कर दो। हमारे पास समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें एक साथ पूरा सेट डिजाइन करना चाहिए। अगर तुम सबके लिए एक साथ पूरा सेट बनाओगी तो बहुत समय लग जाएगा। बेहतर होगा कि हम एक एक हिस्से पर काम करें। उदाहरण के लिए हम सबके लिए पहले दाहिने अग्रबाहु का हिस्सा बनाएं। तुम डिजाइन करोगी, फिर लुओ गुइशिंग और वू सिद्धुओ उसे बनाएंगे। जब हम सब के पास दाहिने अग्रबाहु का हिस्सा हो जाएगा तब अगले हिस्से पर बढ़ेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से हर चरण पूरा करेंगे। यही सबसे प्रभावी तरीका होगा।
जब बाकी लोग पहले गो यूए के प्रस्ताव पर अपनी राय दे रहे थे, तब तांग वुलिन का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो समझता था कि चूंकि वे अभी-अभी एक दूसरे से मिले थे और मजबूरी में साथ काम कर रहे थे, इसलिए उनके बीच भरोसा सीमित था। अगर पहले किसी एक का आर्मर बनाया जाता, तो ये निष्पक्ष नहीं लगता और बाकी लोगों का उत्साह कम हो जाता। बैटल आर्मर निर्माण की प्रक्रिया में उनकी चारों पेशेवर भूमिकाएं जरूरी थीं। उदाहरण के लिए, एक मैकेनिक के रूप में वू सी दुओ का काम मेका और बैटल आर्मर को सुधारना और बारीकी से समायोजित करना था, जो बेहद अहम था। लुओ गुइशिंग मुस्कुराया। क्लास प्रेसिडेंट वाकई दूरदर्शी है। मुझे भी लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि हम सबके मन में अपने लिए उपयुक्त कई धातुएं होंगी। तांग बुलिन, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं कौन सी धातु चुनता हूँ। वूसी दुओ ने थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसके कंधे ढीले पड़ गए। मैं भी कल बताऊंगी। गु युए ने भी अपनी सहमति जता दी। जहां तक तांग बुलिन का सवाल था, उसके लिए ये कोई समस्या नहीं थी। वर्षों के फोर्जिंग अनुभव के कारण वो पहले से जानता था कि उसके लिए कौन सी धातु सबसे उपयुक्त है। तांग बुलिन ने सब पर नजर डालते हुए कहा, याद रखना, जब तुम धातु चुनो तो अपनी क्षमताओं की सीमा को ध्यान में रखना। एक शब्द बैटल आर्मर इस्तेमाल करने के लिए 5 रिंग्स की जरूरत होती है और हम सब इससे बहुत दूर हैं। वूसी दुओ, तुम्हारी साधना सबसे ऊंची है, इसलिए तुम्हारे पास थोड़ी ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन हम बाकी 3 लोग बहुत शक्तिशाली धातु नहीं चुन सकते। अगर हमने ऐसा किया तो तैयार आर्मर को इस्तेमाल कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। बाकी तीनों ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में जोश और उत्सुकता जल रही थी। एक शब्द बैटल आर्मर बनाना भले ही एक बहुत बड़ी चुनौती हो, लेकिन भले ही वे सफल ना हो, वे मेका बनाने की तुलना में कहीं ज्यादा सीखेंगे। उनकी तुलना में बाकी समूहों में जोरदार चर्चा चल रही थी। वहां लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए तय करने के लिए भी ज्यादा बातें थी। तांग वुलिन का समूह सबसे पहले निपट गया। जब उसने बाकी समूहों को गर्मागर्म बहस में उलझा देखा, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे रात से पहले खत्म कर पाएंगे। शायद अकेडमी यही देखना चाहती थी। जहां तक इस सवाल का संबंध था कि तांग वुलिन के लिए कौन सी धातु सबसे उपयुक्त है, उसे पहले से जवाब पता था। अक्सर इंसान को किस्मत पर भरोसा करना पड़ता है। हैवी सिल्वर पहली धातु थी जिसे उसने 1000 परिष्करण किया, पहली जिसे उसने प्रथम ग्रेड 1000 परिष्करण तक पहुंचाया और पहली जिसे उसने स्पिरिट रिफाइन किया। कहा जा सकता है कि हैवी सिल्वर उसका सौभाग्य चिन्ह था। यहाँ तक कि उसके प्रिय हथौड़े भी इसी धातु के स्पिरिट रिफाइंड संस्करण से बने थे। हैवी सिल्वर को निम्न मध्यम श्रेणी की धातु माना जाता है। इसमें अच्छी लचीलापन क्षमता और सोल पावर को बढ़ाने की क्षमता थी। वो जो एक शब्द बैटल आर्मर बनाने जा रहा था, वो उसके बैटल आर्मर मास्टर बनने के मार्ग में एक महत्वपूर्ण सीढ़ी थी। लेकिन उसका मौजूदा लक्ष्य शक्तिशाली एक शब्द बैटल आर्मर बनाना नहीं था, बल्कि सबसे पहले सफल होना था। उसे सफल होना ही था और ये समझना था कि उसके लिए किस प्रकार का बैटल आर्मर सबसे उपयुक्त है। आखिरकार केवल 2 शब्द बैटल आर्मर ही अपने उपयोगकर्ता के शरीर से पूरी तरह जुड़ सकता है और तभी उसे चूहे बैटल आर्मर माना जाता है। जब वो समय आएगा तो उसे अपने सेट को उन्नत करने के लिए और भी उच्च गुणवत्ता की धातुओं की जरूरत होगी। ये ऐसा मार्ग था जिस पर वो जीवन भर चलेगा। मैं हैवी सिल्वर ही उपयोग करूंगा। तांग वुलिन ने ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। गु युए, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन सी धातु इस्तेमाल करोगी? जैसा उसने सोचा था, गु युए के मन में पहले से जवाब था, मैजिक सिल्वर। मैजिक सिल्वर? तांग वुलिन ने उसे आश्चर्य मिश्रित नजरों से देखा, फिर प्रशंसा में सिर हिलाया। अच्छा चुनाव है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि मैजिक सिल्वर हैवी सिल्वर जितना लचीला और कठोर नहीं होता, लेकिन इसमें तत्वीय संपर्क यानी एलिमेंटल कनेक्शन की विशेषता होती है। ये लंबी दूरी वाले सोल डिवाइसेस के सर्किट कोर के लिए बेहद उपयुक्त है। ये भी एक मध्यम श्रेणी की धातु है। तुलनात्मक रूप से देखें तो मैजिक सिल्वर हैवी सिल्वर से ज्यादा कीमती है। सौभाग्य से ये बहुत महंगी नहीं है। आखिरकार मैजिक सिल्वर का इस्तेमाल सर्किट कोर में बड़े पैमाने पर होता है, खासकर उच्च रैंक मिलिट्री अधिकारियों के उपकरणों में। तुम्हारा मार्शल सोल एलिमेंटलिस्ट है, इसलिए तत्वीय संपर्क की ये विशेषता तुम्हारे लिए बेहद अहम है। मैं जितना कहूँ कम है कि तुम्हारा चुनाव कितना बढ़िया है। और तुम? गु युए ने पूछा। मैं हैवी सिल्वर चुन रहा हूँ, तांग वुलिन ने जवाब दिया। हम पहले ही अपनी क्षमताओं से आगे की चीज का लक्ष्य रख रहे हैं, इसलिए सफलता की संभावना को अधिकतम करना हमारी प्राथमिकता है।
तुम स्पिरिट रिफाइन करने की कोशिश नहीं करना चाहते? क्या हम सीधे 2 शब्द बैटल आर्मर बनाने की कोशिश नहीं कर सकते? गु युए ने पूछा। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। मैं बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखना चाहता। फिलहाल मेरे पास केवल 2 रिंग्स हैं। 3 रिंग्स तक पहुंचने में मुझे लगभग 2 महीने लगेंगे। फिर भी 3 रिंग्स 2 शब्द बैटल आर्मर के लिए आवश्यक 6 रिंग्स से बहुत दूर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं 2 शब्द आर्मर के लिए पर्याप्त अच्छी स्पिरिट रिफाइनिंग कर पाऊंगा। एक बार जब ये 2 शब्द स्तर पर पहुंच जाता है तो वो आर्मर पूरे जीवन हमारे साथ रहेगा। हमें उससे दिल से जुड़ना होगा और उसे अपने शरीर का विस्तार मानना होगा। इसी वजह से हमें बिल्कुल सही धातु की जरूरत है। मैंने सोचा था कि 4 रिंग्स और छठे रैंक के ब्लैकस्मिथ बनने के बाद 2 शब्द आर्मर पर काम करूंगा। दुर्भाग्य से इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे, लेकिन तुम्हारे विचार में दम है। 1 शब्द आर्मर बनाने का अनुभव होने के बाद भविष्य में 2 शब्द आर्मर बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम 2 साल के भीतर एक पूरा बैटल आर्मर सेट बना लें और उसके इस्तेमाल में निपुण हो जाएं। जब हम चौथे वर्ष में प्रवेश करेंगे तब शायद हम 2 शब्द आर्मर पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर हम स्नातक परीक्षा से पहले 2 शब्द आर्मर का एक पूरा सेट बना लेते हैं तो आंतरिक प्राथमिक में प्रवेश करना बेहद आसान हो जाएगा। गु युए ने सहमति जताई। ये तर्कसंगत है। हमें अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन शिए शिए और शू शियाओयान का क्या? वे अपने अपने पेशों में कमजोर हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके समूहों में सब कुछ ठीक चलेगा। तांग वुलिन ने भौहें सिकोड़ ली। कुछ घंटे पहले शू शाओयान के चिंतित चेहरे को देखने के बाद से ही वो उसके और शिए शिए के बारे में क्या किया जाए इसी मानसिक उथल पुथल में फंसा हुआ था। मैका निर्माण समूहों में सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं लोगों का होता था जो या तो ताकतवर हों या अपने पेशे में अत्यधिक कुशल हों। शिए शिए और शू शाओयान इन दोनों ही पहलुओं में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थे, खासकर दूसरे में। दोनों अभी भी प्रथम श्रेणी में थे और सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर लटके हुए थे। क्यों न हम शिक्षकों से कहें कि उन्हें हमारे समूह में स्थानांतरित कर दिया जाए, गु युए ने सुझाव दिया। तांग वुलिन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कभी कभी झटके बुरे नहीं होते, वे इंसान को और मेहनत करने का दबाव देते हैं। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर घास है तो मैं पूरी तरह टूट गया था। उस समय मैंने लगभग ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी सोल मास्टर बन पाऊंगा, और जब मेरा पहला स्पिरिट सोल भी दोषपूर्ण निकला तो मैं हार मानने के कगार पर था। लेकिन मैंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया, एक एक कदम करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए, और कभी आलस को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुझे पता था कि अगर मैंने ढील दी तो मैं तुम सबसे पीछे रह जाऊंगा और फिर कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरा मानना है कि हमें उन्हें चुपचाप मदद करनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। इसके अलावा हमारा समूह कक्षा परिषद के 4 सदस्यों से मिलकर बना है। हम बाकी समूहों से पहले ही ज्यादा मजबूत हैं। अगर हमने और लोगों को जोड़ लिया तो दूसरे छात्र असंतुष्ट हो जाएंगे। गु युए ने उसकी बातों पर विचार किया, ठोड़ी पर हाथ रखकर। ये तर्कसंगत है। शिए शिए और शू शाओयान दोनों ही बड़े कुलों से आते हैं और बचपन से ही लाड़ प्यार में पले हैं। उन्हें कभी असली असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही तुम्हारी तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है। थोड़ा दबाव उनके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम हस्तक्षेप करेंगे, तांग वुलिन ने कहा। शिए शिए एक मैका निर्माता है और शू शाओयान एक डिजाइनर। शिए शिए को खुद मजबूत बनना होगा, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है कि वो संभल जाएगा। जहां तक शाओयान की बात है, तुम उसे डिजाइनर के रूप में बेहतर बनने में मदद कर सकती हो। ओ हाँ, तुम 4थे दर्जे की डिजाइनर कब बन गई? ये तो कमाल है। गु युए ने आंखें घुमा ली। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या अपनी? ये मत भूलना कि तुम पहले ही 5वें दर्जे के ब्लैकस्मिथ हो। वैसे भी डिजाइनरों के लिए दर्जा बढ़ाना ब्लैकस्मिथ्स की तुलना में आसान होता है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक है, इसलिए डिजाइनिंग में मुझे बड़ा लाभ मिलता है। शाओयान की आध्यात्मिक शक्ति भी 500 के करीब पहुंच रही है, इसलिए उसके लिए भी ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके दर्जे में वृद्धि बस समय की बात है। अब अगला कदम था हेवी सिल्वर और मैजिक सिल्वर हासिल करना। सौभाग्य से तांग वुलिन के पास पहले से ही कुछ मात्रा में मौजूद था। अचानक तांग वुलिन का सोल कम्युनिकेटर बज उठा। नंबर देखते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। गुरुजी, मैं अब श्रेक सिटी में हूँ। तुम कब बाहर आ सकते हो? दोपहर में। उस समय मेरी कोई कक्षा नहीं है। आप कहाँ ठहरे हैं? तांग वुलिन ने पूछा। कुछ क्षणों बाद तांग वुलिन ने पता लिख लिया, बाहरी शहर में स्थित एक जगह। गु युए, खाना खत्म करने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं दोपहर में कैंपस में नहीं रहूंगा, इसलिए अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। एक विशाल दोपहर का भोजन करने के बाद, जो उसके लिए लगभग एक साधना विधि जैसा था, वो कैंपस से निकला और एक
टैक्सी लेकर सीधे म्यू चैन द्वारा बताए गए पते की ओर रवाना हो गया। ये जानकर कि उसके गुरु यहाँ आए हैं, तांग वुलिन अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। म्यू चैन खास उसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके श्रेक एकेडमी आए थे, एक अजनबी और बेहद विशाल जगह। यहाँ तक कि सोल टैक्सी से भी उसे गंतव्य तक पहुँचने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। लेकिन जब उसने इमारत के किनारे टंगे बोर्ड को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो एक जर्जर सी 3 मंजिला इमारत थी। शहर के केंद्र में और सड़क की ओर होने के बावजूद वो खास बड़ी नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पर लिखा था ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन, श्रेक शाखा। ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन पूरे महाद्वीप में फैली एक टॉप लेवल की संस्था है। हर बड़े शहर में इसकी एक भव्य शाखा होती है। यहाँ तक कि ईस्ट सी शहर की शाखा भी एक ऊंची इमारत थी, जिसने पहली बार देखने पर तांग वुलिन को स्तब्ध कर दिया था। उसके सामने खड़ी ये शाखा भी उसे स्तब्ध कर रही थी, लेकिन बिल्कुल उल्टे कारण से। ये श्रेक सिटी थी, पूरे महाद्वीप का सबसे महान शहर। ऐसे महानगर में ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन की शाखा इतना उजाड़ और जर्जर होना अकल्पनीय था। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही पहली मंजिल को देखकर तांग वुलिन को तीव्र देजावू महसूस हुआ। फर्श की बनावट बिल्कुल ईस्ट सी जैसी थी, बस आकार छोटा था। तांग वुलिन, इधर आओ। अपना नाम सुनकर उसने आवाज की ओर देखा और म्यू शी की मीठी मुस्कान से सामना हुआ। वरिष्ठ सेना। तांग वुलिन की आंखें चमक उठीं और वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। पराये स्थान में किसी पुराने परिचित से मिलकर उसका दिल अपने आप गर्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो 1 कदम की दूरी पर पहुंचा, म्यू शी का भाव कड़ा हो गया। उसने उसका कान पकड़ लिया। तुम्हें अब भी याद है कि तुम्हारी एक वरिष्ठ सेना भी है? श्रेक आने के बाद तुमने मुझे एक बार भी फोन क्यों नहीं किया? क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल गए? आह, वरिष्ठ सेना, जरा धीरे, मेरा कान फट जाएगा, तांग वुलिन चिल्लाया, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान खिंच गया। म्यू शी का चेहरा लाल हो गया और उसने उसका कान छोड़ दिया। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो मेरे साथ पापा से मिलने चलो। वो मुड़ी और उसे सीढ़ियों की ओर ले गई। उसकी पीठ पीछे होने के कारण तांग वुलिन उसकी मुस्कान नहीं देख सका। इमारत में सिर्फ 3 मंजिलें थीं, इसलिए लिफ्ट की जरूरत नहीं थी। जल्द ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, लोहे पर हथौड़ों की टकराहटों की जानी पहचानी आवाजें गूंज उठीं। म्यू शी तांग वुलिन को सबसे अंदर वाले कक्ष में ले गई, स्लाइडिंग दरवाजा खोला और उसे भीतर बुलाया। वो लगभग 100 वर्ग मीटर का एक दफ्तर था। फर्नीचर पुराना और घिसा पिटा था, स्पष्ट रूप से प्राचीन। म्यू चैन अपनी मेज के पीछे से तांग वुलिन की ओर मुस्कुरा रहे थे। बिना किसी पल को गवाए तांग वुलिन आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। गुरुजी, बैठो। छोटी शी, वुलिन के लिए पानी ले आओ। म्यू शी ने नाक सिकोड़ी, लेकिन फिर भी चली गई। गिलास लेकर एक घूंट पीते ही तांग वुलिन चौंक गया। वो ताज़ा निचोड़ा हुआ संतरे का रस था, उसका पसंदीदा। स्पष्ट था कि ये पहले से तैयार किया गया था। उसने चौड़ी आंखों से म्यू शी की ओर देखा। उसने शरारती मुस्कान दी और उसके बगल में बैठ गई। वुलिन, बधाई हो। गुरुजी, उस दिन बस किस्मत साथ थी। मुझे नहीं लगता कि अभी दोबारा कोशिश करने पर मैं सफल हो पाऊंगा। इसे सिर्फ किस्मत कैसे कह सकते हैं? ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम 3 साल पहले ही 4थे दर्जे के ब्लैकस्मिथ बन गए थे और तब से रोज अपने कौशल को निखार रहे थे, धीरे धीरे स्पिरिट रिफाइनिंग की तैयारी करते हुए। तैयारी ही सफलता का कुंजी है। तुम्हारी मेहनत के बिना ये संभव नहीं था। अगर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस थोड़ा और ऊंचा होता तो तुम बहुत पहले ही 5वें दर्जे के ब्लैकस्मिथ बन चुके होते। तो बताओ, रैंक 30 से कितनी दूर हो? मैं अभी रैंक 28 पर हूँ, लेकिन रैंक 29 के बहुत करीब हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि 2 महीनों के भीतर रैंक 30 पर पहुंच जाऊंगा। शानदार। श्रेक में जीवन के साथ तालमेल बिठा लिया। सब ठीक है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए एक पल के लिए भी ढील नहीं दे सकता। म्यू चेन ने मुस्कुराया। ये अच्छा है, दबाव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हारी दृढ़ता और सृजनशीलता को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है। जब तक तुम अपनी सोल पावर बढ़ाते रहोगे, भविष्य में तुम्हारे पास डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनने का पूरा अवसर होगा। बस ये याद रखना कि कभी आत्मसंतुष्ट मत होना। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी सोल पावर बढ़ाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम 20 साल की उम्र से पहले सेंट ब्लैकस्मिथ बन जाओगे। अगर ऐसा हुआ तो 30 साल की उम्र तक डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनना भी संभव है। हाँ, क्या ये बहुत तेज नहीं है? तांग वुलिन को अपने गुरु की इतनी ऊंची अपेक्षाओं की उम्मीद नहीं थी। म्यू चेन ने हाँ में सिर हिलाया। नहीं, ये तेज नहीं है। इंसान का शरीर 20 की उम्र में अपने पीक पर होता है। हमारे जैसे ब्लैकस्मिथ्स के लिए 30 की उम्र पार करने के बाद अगले दर्जे पर पहुंचना कई गुना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए मंगटियान, वो 40 की उम्र में 5वें दर्जे का ब्लैकस्मिथ बना, इसलिए उसके लिए सेंट ब्लैकस्मिथ बनना लगभग असंभव है। ब्लैकस्मिथिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें ऊर्जा की अत्यधिक खपत होती है।
ऊंचे दर्जों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है मजबूत शरीर, प्रचुर रक्तसार और स्पष्ट मन। आगे चलकर तुम समझोगे कि अनुभूति कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक पल में वो तुम्हें अगले स्तर तक पहुंचा सकती है। स्पिरिट रिफाइनिंग और उसके बाद धातु के प्रति तुम्हारी समझ तुम्हारी प्रतिभा और किस्मत की जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जितनी तेजी से तुम अपना दर्जा बढ़ाओगे, सेंट ब्लैकस्मिथ बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। समझ गया। तांग वुलिन ने सिर हिलाया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लिया। क्या तुम्हें यहाँ की ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन शाखा की दयनीय हालत देखकर झटका लगा? मू चेन ने पूछा। हाँ, तांग वुलिन ने सिर हिलाया। क्या श्रेक पूरे महाद्वीप का सबसे महान शहर नहीं है? यहाँ की ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की शाखा तो शानदार होनी चाहिए थी। फिर ये ऐसी क्यों है? ठीक इसी वजह से कि ये श्रेक सिटी है, यहाँ की शाखा इतनी कमजोर है, मू चेन ने समझाया। श्रेक अकेडमी इस शहर में सब कुछ नियंत्रित करती है। मूल रूप से तुम इस शहर को एक स्वतंत्र राज्य मान सकते हो। श्रेक अकेडमी ने हर व्यापार और पेशे के लिए अपनी अपनी एसोसिएशन बना रखी है। मुझे विश्वास है कि तुम पहले ही श्रेक ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में शामिल हो चुके हो, है ना? हमारी और उनकी एसोसिएशन के बीच टकराव से बचने के लिए हम यहाँ केवल एक छोटी शाखा बनाए रखते हैं। पूरे महाद्वीप में फैली ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन श्रेक ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन से पूरी तरह अलग है। तो ऐसा है, तांग वुलिन ने कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि श्रेक बहुत दमनकारी है? मू चेन ने सिर हिलाया। श्रेक दमनकारी नहीं है, ये उनका आत्मस्वशासन है। सच्चाई ये है कि यहाँ हर पेशे के ढेरों श्रेष्ठ लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी एसोसिएशनों को संभालने के लिए पर्याप्त है। तुमने कहा था कि बूढ़ा फेंग तुम्हें ढूंढ रहा है, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? तांग वुलिन ने सिर हिलाया। एल्डर फेंग मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने सहमति नहीं दी। वो बूढ़ा सचमुच एक पागल है। उसने 40 की उम्र में ब्लैकस्मिथिंग शुरू की थी, फिर भी वो सेंट ब्लैकस्मिथ बन गया। उसकी अपनी अनोखी ब्लैकस्मिथिंग दर्शन शैली है, इसलिए उससे सीखने में कोई नुकसान नहीं है। अगर वो फिर से पूछे तो तुम उसे अपना शिक्षक मान सकते हो। बस ये सुनिश्चित करना कि वो तुम्हें केवल उसी को अपना एकमात्र गुरु मानने के लिए मजबूर न करे। हैं? तांग वुलिन को मू चेन से ऐसा उत्तर मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, गलत मत समझिए। मू चेन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। मैं गंभीर हूँ। श्रेक सिटी दूसरी जगहों से अलग है। यहाँ खुद को स्थापित करना आसान नहीं है। तुम्हारी फोर्जिंग प्रतिभा में कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्ति अभी कम है। कोई समर्थक होना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एल्डर फेंग बहुत शक्तिशाली है और अपने उग्र स्वभाव के लिए बदनाम है, लेकिन सभी जानते हैं कि वो अपने साथ रहने वालों का असाधारण रूप से ख्याल रखता है। जो चीजें वो तुम्हें सिखा सकता है, वे मेरी शिक्षाओं को पूरा करेंगी। फिर मू चेन के चेहरे पर एक परेशान मुस्कान उभरी। सच कहूं तो मैं उसे हरा नहीं सकता। अगर तुम लगातार उसे मना करते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। उससे पहले ही तुम्हारे लिए एक और गुरु होना बेहतर है। स्वाभाविक रूप से मू चेन फेंग वुयू के साथ तांग वुलिन को साझा नहीं करना चाहता था। आखिर कौन अपना शिष्य बांटना चाहेगा? लेकिन तांग वुलिन को श्रेक एकेडमी में कई साल बिताने थे। फेंग वुयू को गुरु बनाने से इनकार करना उसके भविष्य के विकास और दिव्य ब्लैकस्मिथ बनने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता था। सबसे बढ़कर मू चेन यही टालना चाहता था। इसीलिए अंततः मू चेन ने तांग वुलिन को साझा करने का निर्णय लिया। गुरु, मैं तांग वुलिन कुछ और कह पाता उससे पहले ही मू चेन ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे बताओ कि स्पिरिट रिफाइनिंग के समय क्या हुआ? मुझे बहुत दिलचस्पी है। तुम इतिहास के पहले ब्लैकस्मिथ हो जिसने केवल 2 सोल रिंग्स के साथ स्पिरिट रिफाइनिंग की है। ठीक है। तांग वुलिन ने प्रवेश परीक्षा की घटनाओं का वर्णन किया और ये भी बताया कि कैसे उसने गु युए को दाखिला दिलाने के लिए परीक्षण का भार अपने ऊपर लिया। उसी दबाव के कारण वो सफलतापूर्वक स्पिरिट रिफाइन कर पाया। मू चेन ध्यान से सुनता रहा। जब तांग वुलिन ने अपनी सुनहरी रक्त तत्व सोल रिंग का जिक्र किया तो मू चेन का चेहरा हैरानी से भर गया। मुझे वो सुनहरी सोल रिंग दिखाओ, मू चेन ने कहा। आज्ञा। तांग वुलिन ने उसे बुलाया। ये सचमुच सामान्य सोल रिंग से अलग है। मू चेन ने उससे निकलती ऊर्जा को देखा। उसके चेहरे पर पूर्ण विस्मय था। वो 8वें रैंक का सेंट ब्लैकस्मिथ और 8 रिंग वाला सोल डूलोआ था। भले ही वो युद्ध में उत्कृष्ट न हो, लेकिन मार्शल सोल्स के बारे में उसके पास अपार ज्ञान था। फिर भी दिमाग पर जोर डालने के बाद भी वो ऐसी किसी सुनहरी सोल रिंग को याद नहीं कर सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी चीज वास्तव में मौजूद है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आखिरकार मू चेन ने संतुष्ट होते हुए सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम स्पिरिट रिफाइन कर पाए। ये सब इस विचित्र सोल रिंग की वजह से है। जब तुम्हें तीसरी सोल रिंग मिले तुरंत मेरे पास आना। मैं तुम्हें स्पिरिट रिफाइन करते हुए देखना चाहता हूँ। जी गुरु। ओह हाँ, एक बात थी जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। इसके बाद तांग वुलिन ने अपने समूह की बैटल आर्मर बनाने की योजना समझाई। उसे पूरा विश्वास था कि एक सेंट ब्लैकस्मिथ होने के नाते
नाते मू चेन ने पहले भी कई बैटल आर्मर के लिए धातुएं बनाई होंगी और उन्हें इस विषय में काफी अनुभव होगा। तुम्हारे समूह का ये विचार बहुत अच्छा है। मू चेन ने प्रशंसा में सिर हिलाया। जितनी जल्दी तुम बैटल आर्मर का अनुभव प्राप्त करोगे, भविष्य में शक्तिशाली बैटल आर्मर बनाना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। बैटल आर्मर को 4 स्तरों में बांटा जाता है। पहले स्तर के बाद हर स्तर की कठिनाई गुणात्मक रूप से बढ़ती है। यद्यपि एक शब्द बैटल आर्मर के लिए धातु गढ़ने में तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इसके बाद की प्रक्रियाओं को नजरअंदाज मत करना। तुम्हें डिजाइन, निर्माण और फाइन ट्यूनिंग सभी में भाग लेना होगा। जब तुम ऊंचे स्तर का बैटल आर्मर बनाओगे तो केवल धातु गढ़ना ही नहीं, बल्कि डिजाइन और निर्माण के हर पहलू पर विचार करना होगा। हमारे ब्लैकस्मिथों में एक कहावत है कि बैटल आर्मर की गुणवत्ता का आधा हिस्सा ब्लैकस्मिथ तय करता है। सबसे अच्छे ब्लैकस्मिथ बैटल आर्मर निर्माण की हर प्रक्रिया से भली भांति परिचित होते हैं। जिस बैटल आर्मर को बनाया जाना है, उसकी गहरी समझ तुम्हें उसकी धातु गढ़ने के लिए और बेहतर तैयार करेगी। समझ गया, तांग वुलिन ने गंभीरता से कहा। मू चेन की सलाह ने तांग वुलिन के मन में मौजूद कई संदेहों को दूर कर दिया। भले ही वो केवल बैटल आर्मर के लिए धातु गढ़ने का जिम्मेदार था, अब वो समझ गया कि एक ब्लैकस्मिथ के नाते पूरे निर्माण प्रक्रिया से परिचित होना उसके लिए लाभदायक होगा। बैटल आर्मर निर्माण और धातु परिष्करण में कई समानताएं थीं, यहाँ तक कि सबसे उत्कृष्ट परिष्कृत धातु भी उसी बैटल आर्मर के अनुकूल होनी चाहिए जिसमें उसका उपयोग होना है, और ये सुनिश्चित करना ब्लैकस्मिथ की जिम्मेदारी थी। वर्तमान में उसके समूह के लिए बैटल आर्मर निर्माण में सबसे कम समस्या फोर्जिंग ही थी। इसीलिए अब तांग वुलिन को जल्दी से अपने सर्वश्रेष्ठ उत्पाद गढ़ने होंगे ताकि अपने साथियों पर बोझ कम कर सके। उसके प्रयास निर्माण प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले थे। ये सोचकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन मू चेन के अगले शब्दों ने उस आत्मविश्वास को तुरंत दबा दिया। मूशी भी श्रेक में तुम्हारे साथ शामिल होगी। तांग वुलिन ने बगल में बैठी मूशी की ओर देखा। सीनियर सिस्टर भी श्रेक एकेडमी में पढ़ेंगी। मूशी ने उसे घूर कर देखा। इसमें क्या दिक्कत है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम पहले आ गए मैं श्रेक में शामिल नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीनियर सिस्टर तो पीढ़ियों में एक बार मिलने वाली प्रतिभा है। मैं बस हैरान हूँ। तांग वुलिन की आवाज में आश्चर्य धीरे धीरे शरारती लहजे में बदल गया। सीनियर सिस्टर ने सीधे इनर कोर्ट में प्रवेश नहीं किया। मूशी ने पलकें झपकाईं। तुम्हें गए अभी कुछ ही नन हुए हैं और तुम इतने चालाक हो गए हो। क्या तुम अपनी इस फिसलती हुई जुबान का इस्तेमाल दूसरी लड़कियों पर भी करते हो? उसके शब्दों ने तांग वुलिन को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि मू चेन भी अपनी बेटी की इस अप्रत्याशित टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मूशी तांग वुलिन से 4 साल बड़ी थी और इस साल 17 की हो चुकी थी। उम्र के इस अंतर को देखते हुए मू चेन ने पहले कभी उनके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब वो दोबारा सोचने लगा था। कुछ पलों बाद मूशी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठंडी हुंकार के साथ चुप्पी तोड़ी। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम मेहनत कर रहे हो। अब जब तुम श्रेक में हो तो तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी होगी। एक छात्र के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है, समझे? जी सीनियर सिस्टर। क्या आपको पता है कि आप किस कक्षा में होंगी? ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के निर्धारित कोटे का उपयोग करते हुए लिटिल शी को उसकी प्रतिभा के कारण विशेष अपवाद के रूप में दाखिला दिया गया है। उसे सीधे दूसरे वर्ष में रखा जाएगा। यद्यपि वो अपने सहपाठियों से थोड़ी बड़ी होगी, फिर भी ये श्रेक के लिए स्वीकार्य है। भविष्य में तुम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। जी गुरु। दूसरा वर्ष, इसका मतलब तो ये हुआ कि सीनियर सिस्टर युए ज़ैंग और युआनन येहुई की ही कक्षा में होंगी। तो सीनियर सिस्टर युआनेन येहुई की क्लास में होंगी। युआनेन येहुई का ख्याल आते ही तांग वुलिन को उन 20,000 योगदान अंकों की याद आ गई जिनका जुर्माना उस पर लगाया गया था, और उसका दिल दर्द से भर गया। अगर परिस्थितियां असाधारण ना होती तो वो शायद शीशे की अच्छी खासी पिटाई कर देता। आखिरकार ये सारा जुर्माना उसी की वजह से लगा था, क्योंकि उसने एक लड़की को झांकते हुए देख लिया था। लेकिन तांग वुलिन ये भी समझ पा रहा था कि हाल के दिनों में शीशे कुछ ठीक नहीं चल रहा था। भले ही वे करीब करीब कसम के भाई थे, वो उसे ढाढ़स बंधाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। पहले तांग वुलिन और युआनेन के बीच रिश्ता काफी अच्छा था, लेकिन अब जब युआनेन येहुई बन चुकी थी और हालिया घटना के बाद उसे डर था कि उनके रिश्ते को सुधारना आसान नहीं होगा। पूरी घटना शेषे की गलती से हुई थी और तांग वुलिन ने भी स्थिति को पूरी तरह समझे बिना कार्रवाई कर दी थी। उसने तय किया कि लौटने के बाद वो उससे मिलकर माफी मांगेगा। मूशी तांग वुलिन को इमारत के प्रवेश द्वार तक छोड़ने आई। मैं कल एकेडमी में रिपोर्ट करने जा रही हूँ, वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है, तांग वुलिन ने कहा। सीनियर सिस्टर, श्रेक में काफी आज़ादी है। आप चौथे दर्जे की ब्लैकस्मिथ हैं, आप जरूर बहुत लोकप्रिय होंगी। मूशी ने ठंडी हंसी हंसी। चौथे दर्जे की ब्लैकस्मिथ होने में क्या खास है? तुम तो पहले ही 5वें दर्जे पर पहुंच गए। पता नहीं मैं कब तुम्हें पकड़ पाऊंगी। तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। सीनियर सिस्टर, आपकी सोल पावर रैंक अभी कितनी है? रैंक 38, उसने जवाब दिया।
वाह, आप तो लगभग रैंक 40 पर पहुंच गईं। शायद जब तक आप रैंक 40 पर पहुंचेंगी मैं रैंक 30 तक पहुंच पाऊंगा। तब हम साथ में स्पिरिट रिफाइनिंग आजमाएंगे। सीनियर सिस्टर, क्या आपने बैटल आर्मर मास्टर बनने के बारे में सोचा है? मूशी पल भर के लिए ठिठक गई और उसे खाली नजरों से देखने लगी। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, मैं तो बस एक महान ब्लैकस्मिथ बनना चाहती थी। मुझे लगता है आपको मेरी तरह बैटल आर्मर मास्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए, वो उत्साह से बोला। श्रेक वो जगह है जहां प्रतिभाएं पनपती हैं, इसका फायदा ना उठाना बेकार होगा। बैटल आर्मर मास्टर बनना तो आउटर कोर्ट से ग्रेजुएट होने की शर्त भी है। बैटल आर्मर बनाना हमें बहुत मदद करेगा, ये हमें ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, हमारी साधना में मदद करेगा और हमारी ब्लैकस्मिथिंग स्किल्स भी सुधारेगा। साधना बढ़ेगी तो हम जल्द ही उच्च स्तर की ब्लैकस्मिथिंग कर पाएंगे। आधी मेहनत में दोगुना नतीजा। मूशी सोच में पड़ गई। हालांकि उसकी सोल पावर रैंक तांग बुलिन से ज्यादा थी, लेकिन वो इस साल 17 की हो चुकी थी। श्रेक एकेडमी में उसे असाधारण नहीं कहा जा सकता था, बल्कि वो औसत से भी थोड़ी कम थी। तुम जो कह रहे हो उसमें कुछ दम है, उसने कहा, लेकिन क्या मैं सच में कर पाऊंगी? अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। पूरी कोशिश करते हैं सीनियर सिस्टर। ठीक है। तांग बुलिन की पीठ को जाते हुए देखते हुए मूशी ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी, उसने बुदबुदाकर कहा। मैं तुमसे बहुत पीछे नहीं रहूंगी, एक दिन मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। वर्किंग स्टूडेंट डॉर्मेट्री में शेषे एक कमरे के सामने बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा था, बीच बीच में घबराकर अपने हाथ मल रहा था। डॉर्मेट्री साफ कर दी गई थी और सारी टूटी खिड़कियां बदल दी गई थीं। ये सब काम शेषे ने खुद किया था। खिड़कियां लगाने के बाद भी उसने उन्हें तब तक पोंछा जब तक वे चमकने न लगे। उस समय डॉर्मेट्री में वो अकेला था। शूशियाओयान डिज़ाइनर एसोसिएशन में रिपोर्ट करने गई थी। गुयुए हमेशा की तरह कहीं गायब थी। तांग बुलिन बाहर गया हुआ था और ना तो युआनेन लौटी थी और ना ही युए जेंगयू। शेषे बार बार उस निषिद्ध दृश्य को याद कर रहा था जो उसने उस दिन देखा था। हालांकि उसे सिर्फ उसकी धुंधली सी परछाई याद थी। कमरा भाप से भरा हुआ था और रोशनी बहुत मंद थी, लेकिन वो दृश्य उसके दिमाग में गहराई से बस गया था। 13 साल से भी कम उम्र के एक लड़के के लिए उस दृश्य का असर उसकी मासूम सोच पर बहुत ज्यादा था। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। शेषे का दिल जोर से धड़क उठा और वो जल्दी से छुप गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये तो बस युए जेंगयू था। युए जेंगयू का चेहरा उदास था। उसने सोचा था कि उसने किसी दुष्ट सोल मास्टर को पकड़ा है, लेकिन असल में वो गलत निकला और उसे सजा मिली। मानो किस्मत इसके साथ मजाक कर रही थी। शेषे को देखते ही उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, सारी खिड़कियां ठीक कर दी। शेषे ने कहा। युए जेंगयू उसके पास आया और होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम यहाँ अपनी गलती मानने का इंतजार कर रहे हो? शेषे ने भौहें चढ़ाई। इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी गलती मानना तो स्वाभाविक है। तो फिर आराम से इंतजार करो। युए जेंगयू हंसा और हाथ सिर के पीछे रखकर अपने कमरे की ओर मुड़ गया। लेकिन सावधान रहना, इस बार तांग बुलिन और बाकी लोग यहाँ नहीं हैं। अगर उसे फिर से नाराज कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। शेषे ने चिड़चिड़ेपन से उसे भगा दिया और फिर डॉर्मेट्री के दरवाजे की ओर देखकर इंतजार करने लगा। जैसे ही वो मुड़ा वो चौंक गया। युआनेन ये हुई वापस आ चुकी थी। वो पूरी शांति से चली आई और शेषे को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसने हमेशा की तरह पुरुषों की यूनिफॉर्म पहनी थी और युआनेन का भेष बनाए रखा था। अगर शेषे ने अपनी आंखों से उसकी स्त्री पहचान ना देखी होती तो वो कभी नहीं कह पाता कि वो भेष बदले हुए है। हिम्मत जुटाकर शेषे उसके कमरे में जाने से पहले ही दौड़कर उसके पास पहुंचा। युआनेन, वो चिल्लाया। युआनेन ये हुई रुक गई और उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसके क्रोधपूर्ण आभा के सामने शेषे का दिल कांप गया। दफा हो जाओ, वो चिल्लाकर कहा और कमरे में घुसते हुए दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। मैं माफी मांगने आया था, शेषे ने दरवाजे से कहा। अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई जिससे शेषे डर गया। जान के डर से वो तुरंत भाग खड़ा हुआ। उस रात की युआनेन ये हुई की कातिलाना नजरें अब भी उसे डरा रही थी। कमरे के भीतर युआनेन ये हुई बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की बर्फ पल भर में पिघल गई और उसकी जगह खाली पन्ने ले ली। वो बिना हिले डुले पड़ी रही और थोड़ी ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने एक बार भी सिसकी नहीं ली। जब तांग बुलिन डॉर्मेट्री लौटा तो गुयुए भी वापस आ चुकी थी। शेषे को बिस्तर पर बैठे शून्य में ताकते हुए देखकर तांग बुलिन ने भौहें सकोड़ी। क्या हुआ, तुम इतने सुन क्यों लग रहे हो? शेषे ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी खाली अभिव्यक्ति हार में बदल गई। मैं युआनेन ये हुई से माफी मांगने गया था, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तांग बुलिन स्तब्ध रह गया। तुम इतने अधीर क्यों हो? उसने कहा। तुम्हें उसके शांत होने का इंतजार करना चाहिए था।
अभी के लिए इसे भूल जाओ और अपने जुर्माने के लिए पर्याप्त योगदान अंक कमाने पर ध्यान दो। धीरे धीरे भरपाई करने की कोशिश करो। इस हालत में तुम्हारे और उसके बीच चीजें आसानी से ठीक नहीं होंगी। और हाँ, सावधान रहना, उसे फिर से नाराज मत करना। शेषे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी सोच गलत दिशा में जा रही है। शियाओयान डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कर रही है तो तुम मेकर एसोसिएशन क्यों नहीं जा रहे? यहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है और तुम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या तुम उन 10 लोगों में शामिल होना चाहते हो जिन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा? बीती बातों पर ज्यादा मत सोचो, पहले खुद को मजबूत बनाओ। अगर तुम नहीं बने तो युआनेन के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। तांग वुलेन की बातों ने शेषे की आंखों में आग जला दी। तुम सही कह रहे हो, वो चिल्लाया। मैं अभी उसके मुकाबले बहुत कमजोर हूँ, पहले मुझे मजबूत बनना होगा। इतना कहते ही वो बिस्तर से कूद पड़ा और दरवाजे की ओर भागा। कहाँ जा रहे हो? तांग वुलेन ने पूछा। मेकर एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने, शेषे चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया। तांग वुलेन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। वो सच में बहुत जल्दी मूड बदलता है, लेकिन कम से कम वो जल्दी संभल भी जाता है। तांग वुलेन अपने बिस्तर पर चढ़ा, आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। इस समय उसके लिए रैंक 30 तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी था। तांग वुलेन, बच्चा, क्या तुम यही हो? जैसे ही उसने अपने मन से ध्यान भटकाने वाले विचार हटाने शुरू किए, बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई और उसकी आंखें खुल गईं। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आ गया? मजबूरन वो उठा और बाहर गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने ऊर्जावान फेंग वू यू को देखा। मैं यही हूँ एल्डर फेंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ? क्या मैं यहाँ स्वागत योग्य नहीं हूँ? उसने घूरते हुए कहा। तांग वुलेन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराहट दी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल स्वागत योग्य हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको मुझसे कोई काम था? फेंग वू यू ने ठंडी हंसी हंसी। ये तुम्हारी जीत है बच्चे, मैं हार मानता हूँ, अब मेरे साथ चलो। बिना और कुछ कहे उसने तांग वुलेन को अपने कंधे पर उठाया और आंधी की तरह भाग पड़ा। कुछ ही सेकंड में वो फेंग वू यू के वर्कशॉप में पहुंच गए। तांग वुलेन ने बेबसी से आह भरी। एल्डर फेंग, क्या आप हर बार ऐसा करना बंद नहीं कर सकते? मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर लिया कीजिए। हर बार अपहरण करने की जरूरत नहीं है। फेंग वू यू ने उसे जमीन पर पटक दिया। वो बाद में देखेंगे, पहले मैं तुम्हें रैंक 30 तक पहुंचाने में मदद करूंगा। एल्डर फेंग, मेरे पास पैसे या योगदान अंक नहीं है, तांग वुलेन चिल्लाया। मुझ पर अभी भी 20,000 अंकों का जुर्माना बाकी है। आप मुझे जबरदस्ती ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तांग वुलेन अभी भी युआनेन येहुई को 20,000 योगदान अंक चुकाने का कर्जदार था। अगर वो 1000 रिफाइनिंग के जरिए भुगतान करता तो उसे कच्चा धातु खुद खरीदना पड़ता, और अगर उसे फेंग वू यू को भी 10 स्पिरिट रिफाइनिंग देने पड़े तो उसका कर्ज चुकाने में और भी ज्यादा समय लगता। स्पिरिट रिफाइनिंग की सफलता दर कम होती है और सफलतापूर्वक 10 बार स्पिरिट रिफाइन करने से पहले अनगिनत धातुएं कबाड़ बन जाती हैं।